नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPO-SI के 24 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस की। इसके बाद आपकी बचेगी 2 शिफ्ट, 4 शिफ्ट हो जाएगी। 6 ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, 23, 24 और 25। और 6 शिफ्ट, सभी 6 शिफ्ट आप जब देख लें उसके बाद CGL मेंस की प्लेलिस्ट यानी कि 15 कितने तारीख को हुआ था, 15, 16 और 18 ऐसे हुआ था ना। हाँ, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर के मेंस के तीनों पेपर मैंने 100 क्वेश्चन के वीडियो बना दी है। 6-7 घंटे उधर लगने, वो देख लो। उसके बाद में CHSL की प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी, CHSL के सभी 36 शिफ्ट मैंने करवा दिए हैं, वो देख लो। उसके बाद में आपको आपके लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ CHSL, CGL मेंस और CPO के सब मिला के चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा और PDF के साथ साथ उसका सलूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। इससे आपकी क्या हेल्प मिल जाएगी, आप जब कभी चैप्टर वाइज करने को सोचो तो सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करके जाना। किसी टीचर की सीट हो, कुछ भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट SSC के दिमाग में जो क्वेश्चंस घूम रहे हैं, जो पेपर सेटर्स हैं उनके दिमाग में जो क्वेश्चन घूम रहे हैं उनसे खेलना है। ठीक है, ये आपके CHSL 2020, CGL 2020 और CPO का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और MTS वाले अछूते नहीं रहेंगे, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। देखो, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होगी कि प्रीवियस ईयर पेपर होता है। प्रीवियस ईयर पेपर को जितने अच्छे से करोगे, अच्छे से करने का मतलब ये नहीं कि रट्टा मार दो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आपका दोस्त, तो आपको ये याद आना चाहिए कि कहाँ पे आपने ये किया है। अगर ये याद आने लगा, समझ लेना उस दिन 50 में 50 आपके पक्के हैं, क्योंकि आपने इतनी बार किया होगा कि आपको आंसर याद हो जाएंगे। आपको ये याद हो जाएगा कि कहाँ का पेपर है। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहो और जैसे कोई अच्छा प्रश्न दिखे तो ऐसा नहीं बस वीडियो देख रहे हो, अच्छा प्रश्न दिखे उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो सकता है मेरी मेथड आपको बहुत अच्छी लग जाए, किसी क्वेश्चन की थोड़ी लॉन्ग लगे, लेकिन मुझे सबको देख के चलना है। तो इस वजह से टॉपर्स भी होंगे और न्यू कमर्स भी होंगे, तो सबको देख के मैं ऐसी मेथड फॉलो करता हूँ जिसमें समय भी कम लगे, बेसिक्स भी क्लियर हो जाए और सबको समझ में भी आए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ये जो आप मतलब कई बार नए जो लोग होते हैं, जैसे मैं नया आया था तो कई गलत जगह पे फंस जाता हूँ, किसी के कहने में आ जाता हूँ, तो ऐसे कोई भी आ सकता है। ठीक है, और पढ़ने का कभी कभी किसी का मन नहीं होता। जैसे पिछले कुछ दिनों से आप देख पा रहे होंगे कि मैं ये 2 दिन में ख़त्म करने वाला था। अगर CHSL के 36 शिफ्ट मैं 4 दिन में शायद रिकॉर्ड करके ख़त्म कर सकता हूँ, तो ये तो 6 शिफ्ट थी, मान लेते 6 शिफ्ट थी तो 2 दिन लग जाते मैक्स टू मैक्स। लेकिन इतना आलसी हो गया हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। थोड़ा सा समय लूँगा, 1-2 मिनट। जैसे आप लोग कहते नहीं हो, कभी बार कमेंट करते हो कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्या करें। सेम सिचुएशन मेरे साथ है। मैं बस वीडियो तभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ। बस इस वजह से मैं मतलब ना पढ़ते हुए भी ये प्रॉमिस किया था आपसे कि CPO का पेपर सबसे जल्दी सारे शिफ्ट आपको सॉल्व करवा के इधर प्रोवाइड कर दूंगा। और आपके पास जब और अपलोड करेंगे और लोग, उससे पहले आप सारे सेट 2-3 बार कर चुके होंगे। इस वजह से मैं रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी इज्जत करिएगा मेहनत की। और रात के बज रहे हैं 2, अभी मैं कुछ काम कर रहा था, अपना पढ़ रहा था, थोड़ा सा पढ़ने का मन कर रहा था, उसके बाद आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और इंस्टाग्राम ID भी आपको दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो तो आप उधर मैसेज कर सकते हो, उधर मैं ऑनलाइन आता रहता हूँ, जब भी टाइम होता है मैं आ जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। थैंक यू शिवम कल्याण फॉर सेंडिंग दिस क्वेश्चन पेपर। उनकी आंसर की थी, उन्होंने भेजा था। कहा गया कि 27,000 रुपये A और B के बीच इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं कि A के रुपये पे 15% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया, और B के रुपये पे 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो कहा गया टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड टुगेदर फ्रॉम A एंड B, यानी A और B को टोटल कुल कितना ब्याज मिला, यानी टोटल बोले तो कुल कितना ब्याज मिला। देखिएगा, A और B दो लोगों ने 27,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, डिवाइड किए हैं आपस में, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया। देखो, A ने 15% की दर से 2 साल ब्याज पाए, यानी कि 30% इनको मिला होगा जो भी राशि रही होगी। और B ने 15% की दर से 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, यानी B को अपनी राशि का 60% मिला होगा ब्याज के रूप में। और कहा कि ये दोनों हिस्सा बराबर है, यानी हम कह सकते हैं 30% ऑफ A बराबर 60% ऑफ B, या हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं A बराबर 2B।
ए बराबर 2b। अब बात खत्म हो गई, ए बराबर 2b आ गया, यानी कि अगर ए को 2 माने तो b 1 हो जा रहा है, यानी दोनों मिलके 2 1 3, 3 बराबर 27,000, तो ए का हिस्सा कितना हो गया, ए को 2 माना था, 3 बराबर 27,000 तो 1 बराबर 9,000, यानी बी और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 3 बराबर 27,000 तो ए आपने देखा यहाँ पे 2 है और बी 1 है, 1 बराबर 9,000, 2 बराबर 18,000, यानी ए का हिस्सा हो गया 18,000। ऐसे बी 1 बराबर 9,000, बी का हिस्सा हो गया 9,000। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनको 18,000 पे 30% मिला, यानी 5400 ए को ब्याज मिला, और 9,000 पे 60% बी को मिला, यानी 5400 इनको भी मिला। तो कुल ब्याज कितना मिला, 5400 प्लस 5400 10,800। इसको करने की अनुपात वाली मेथड भी है, इसको करने की परसेंटेज मेथड भी है, इसको करने के बेसिक लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, बहुत सारी मेथड है। लेकिन मुझे जो लगी कि सबसे आसानी से आपको समझाई जा सकती है वो ये मेथड थी, इस वजह से मैंने इस मेथड से किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा, कहा गया जो ये बार ग्राफ है, ये पढ़ते हैं अंग्रेजी में, द गिवन बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ कार्स फ्रॉम 6 ब्रांचेज ऑफ अ डीलर B1 B2 B3 B5 और B6। 6 ब्रांच हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ठीक है। और 2018 और 2019 में अलग अलग ब्रांचेज द्वारा बेची गई कारों की संख्या दिखाती है, ठीक है। 2000 जो ये ब्लू वाला है वो 2018 का है और जो रेड वाला है वो 2019 का है, ठीक है। अब आपसे कहा गया इन द बार ग्राफ द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स फ्रॉम ब्रांच B1 B2 B3 टेकन टुगेदर फॉर द ईयर 2018 टू द सेल्स फ्रॉम द ब्रांचेस B6 B4 B5 फॉर ईयर 2019। कहा गया 2018 में B1 B2 B3, 18 में, यानी देखो मैं उसके ऊपर मार्क कर दे रहा हूँ, ये एक मिनट छोटा मार्क, ये वाला, यानी 2018 में B1 B2 B3 द्वारा बेची गई कारें, और कलर चेंज करके दूसरे को लिख दे रहा हूँ B6 B4 B5, यानी B5 B4 B6, यानी ये तीनों, इनका 19 में, यानी रेड वाला, इसका अनुपात क्या है। तो आप तीनों जहाँ पे मैंने लाल डंडी ड्रा करी है उसको जोड़ो, तो 75 95 170 और 80 250 हो गया, और बटे 95 95 190 और 80 270, यही अनुपात पूछा गया था। 0 0 कट गया, आपका अनुपात 25:27 हो गया। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बहुत सुंदर सा सुनहरा सा प्रश्न है। आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट में स्मॉल से शुरू करते हैं और फिर देखते हैं ऑफ कहाँ है, डिवीजन कहाँ है, मल्टीप्लिकेशन कहाँ है और एडिशन कहाँ है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, ऑफ यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 का अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 दे देगा, ये आगे प्लस लगा दो, 4 दूनी 8, 8 में 4 से डिवाइड करेंगे ये 2 देगा, बीच में प्लस लगा है और ये +4 लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट क्लोज होता है यहीं पे। तो 4 2 6 और हाफ 6.5, यानी इतने की वैल्यू हो गई 6.5, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 में 1/2 जोड़ना है, यानी ये लिखा हो 5 1/2, इसमें से घटेगा 6 1/2 और -7 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ। आपको पता है कि अगर 5 1/2 में से 5.5 में से 6.5 घटाओगे तो -1 आएगा, और इससे -7 में डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 7 से 1 में डिवाइड करेंगे आंसर 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत होगी तुरंत बताना। कहा गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज दिस वन, कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% की दर से 2 साल का जो ब्याज आता है किसी राशि पे, साधारण ब्याज, वो 8100 रुपये है। तो आपसे कहा गया उसी दर से उतने ही समय के लिए और क्या उसी रुपये पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखो आप एक चीज़ बताओ, 10% प्रतिवर्ष मिलता है, तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिला होगा, 20%, यानी राशि का 20% आपको दिया गया 8100, 20% 8100। अब आप देखिएगा, आपसे कहा गया अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता, आपको पता है कि 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती, और इस पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जाता है, तो आप कहते 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कि 1, यानी 21% मिलता चक्रवृद्धि ब्याज। आप कहेंगे 20% अगर 8100 है, तो यहाँ से आप 2% कहेंगे 810 है, यानी 1% कितना हो जाएगा 405, और अगर 1% 405 है तो 21%, 21 × 405, यहाँ पे गुणे का साइन लगा रहा हूँ, 405, 21 चौको 8400 और 21 पंचे 105, यानी 8400 और 105 8505 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे एरो मेथड से कर दो, तो एरो मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। 2 साल का
₹8100 है, यानी 1 साल का 4050 है, पहले साल का दूसरे साल का। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस पर भी 10% मिलेगा, यानी इसका 10% ₹405 और ब्याज मिल जाएंगे। तो कुल आपको कितने मिलेंगे, आप जोड़ दो, कुल ब्याज कितना हो जाएगा 4050 प्लस 4050 प्लस 405, यानी कि ₹8505। तो जिस मेथड से आपको सिंपल लगे कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया फॉलोइंग पाई चार्ट शोज परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री ऑन डिफरेंट हेड्स, द टोटल एक्सपेंडिचर इज 1680 इन बिलियंस, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। कहा गया 1680 बिलियन कुल खर्च करते हैं अलग अलग चीज़ों पे, जैसे सब्सिडी पे, इंटरेस्ट पेमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, प्रोसीड्स टू स्टेट्स, डिफेंस, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्राज पे अलग अलग आपको दिया गया है। ये किस में दिया गया, प्रतिशत में दिया गया, ठीक है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर दिया गया। तो कहा गया द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी कि डिफेंस पे जो खर्चा किया जा रहा है यानी 12%, वो एजुकेशन पे खर्चे से कितना ज़्यादा है, ठीक है, व्हाट परसेंटेज मोर देन। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो डिफेंस पे खर्चा है वो 12% है, एजुकेशन पे खर्चा है वो 6% है। यहाँ पे देख पा रहे हो, यह है डिफेंस, यह है एजुकेशन। अब 6 से 12 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 पे 6 यानी कि कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 100%। प्रश्न देखिएगा रेलगाड़ी से रिलेटेड है। कहा गया ये ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x km/h क्रॉस्ड अ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 seconds एंड ओवरटूक अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 km/h इन 20 seconds। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर दो चीज़ें एक ही दिशा में मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं, यानी s = होता है s1 इसकी स्पीड माइनस इसकी स्पीड। दूसरी चीज़, अगर कोई रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी है आपकी, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, धुआं निकल रहा है, ठीक है, धुआं है, पहिए लगे हुए हैं। अगर ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मान लो ये प्लेटफॉर्म आपका दिया गया है और इसको पार करती है, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होती है। और अगर मान लो इन केस ये रेलगाड़ी है, ये किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ये व्यक्ति है जो उसी डायरेक्शन में चल रहा है या किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। बस इतना सा समझना है, ठीक है। अब आपसे कहा गया पहले केस में, पहला केस देखें, कहा गया कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा अगर इसकी स्पीड की बात करें, देखो दूरी कितनी चली होगी अगर 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, l + 300। अगर ट्रेन की लंबाई l है तो l + 300 चले, स्पीड कितनी है x × 5/18, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदल ले रहे हैं और टाइम लगा है 30, ठीक है। दूसरे केस में कहा गया अगर ये एक व्यक्ति को पार करती है तो इसके द्वारा चली गई दूरी कुल l होगी। और आपको पता है कि अगर व्यक्ति भी उसी दिशा में 6 km/h की स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड x - 6 हो जाएगी, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुणा हो जाएगा और कितना समय लगता है 20 सेकंड का। अब आपको लंबाई जिसकी निकालनी है उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। आपको निकालनी है वैल्यू x की, यानी l की वैल्यू आपको पता होगा कि डिस्टेंस = होता है स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे इंटू लगा दीजिए, ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। अब आप क्या काम कर सकते हैं, l की वैल्यू यहाँ से उठा के सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x - 6 × 5/18 × 20 = अच्छा प्लस 300 भी है, प्लस 300 = 5x/18 × 30, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आप क्या काम कर सकते हो, देखो आपको x के लिए सॉल्व करना है तो सबसे पहले 18/5 से गुणा कर दो। 18/5 से अगर आप गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज होगा, मतलब मेरे इसका यहाँ पे 18/5 कट जाएगा और यहाँ पे गुणे 18/5 आ जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, 0 0 0 सबका काट सकते हो, ये आपका हो गया 2 टाइम्स ऑफ x - 6 यानी 2x - 12 = ये कितना हो गया, या = ना लिखो, ये प्लस में 18/5 × 30 यानी कि 108 = 3x,
यानी x इक्वल टू हो जाएगा 108 माइनस 12 यानी 96। अब चूंकि आपने x की वैल्यू मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में ली थी, देखो x दिया गया था किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। तो 4 लाइन का प्रश्न था, अगर आप बेसिक जानते तो इजीली कर सकते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कुछ लोग रिलेटिव स्पीड से करेंगे, कुछ लोग स्पीड का रेशियो लेके करेंगे, कुछ लोग लेंथ का रेशियो लेके करेंगे, कुछ लोग एजम्पशन लगाएंगे। तो जैसे करना है कर सकते हो, ठीक है। कहा गया एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम कर दिया जाता है, फिर 15% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो फाइनली इसमें इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा। हम मान लेते हैं हमारी संख्या सर 100 है। 100 ही 100 मानेंगे क्योंकि इस पर परसेंटेज ऑपरेट करना ईजी होता है। कहा गया इसको 40% बढ़ाया गया यानी 140 कर दिया गया। अब कहा गया 25% घटाया जाता है यानी 75% बचती है, यानी इसका 3/4 बचती है, ठीक है। फिर कहा गया 15% बढ़ाएगा, 15% बढ़ाने का मतलब 23/20 हो गया होगा। और फिर कहा गया 20% घटा दिया गया, 20% घटाने का मतलब 4/5 हो गया। अब आपसे पूछा गया कि संख्या में क्या परिवर्तन आया। 4 से 4 कट गया, 5 से इसको काटेंगे ये आपका 28 हो जाएगा, 4 से कटेगा 5 दे देगा, 4 से कटेगा 7 दे देगा, 21 गुणे 23 441 प्लस 42 यानी 400 कितना हो जाएगा 21×3 = 63, 21 दूना 42, 483/5 हो जाएगा। यानी काटेंगे अगर आप तो ये हो जाएगा 5 9 45 96.6। यानी 100 जो संख्या थी वो अब कितनी हो गई 96.6। कितने की कमी आई 100 से 96.6 होने में, कितने की कमी आई 3.4 की क्या कमी आई। यानी हम कह सकते हैं 100 पे 3.4 की कमी, यानी कि हम कह सकते हैं परसेंटेज में कितने की कमी हुई 3.4% की। वही वाला प्रश्न है जिसमें किसी देश के बारे में दिया गया है। तो कहा कि टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन पे 6% खर्च होता है, हेल्थ पे 4%, यानी टोटल 10%। 10% अगर भिन्न में है, मतलब 10% को अगर हम भिन्न में बदले तो 1/10 होगा। यानी जितना भी खर्च हुआ उसका 1/10वां हिस्सा किस पे खर्च हुआ है एजुकेशन और हेल्थ पे, यानी कि 1680 करोड़ अगर टोटल खर्च हुआ तो उसका 1/10वां हिस्सा इतना बिलियन रुपीज़ खर्च हुआ किस पे एजुकेशन और हेल्थ पे। कहा गया कि प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। 12 years ago their ages were in the ratio of 2:3। the sum of the present ages of a and b is। देखो कहा गया प्रेजेंट एज का जो अनुपात है वो 3:4 है। 12 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो आपसे कहा गया ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। देखो अगर इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो जो भी आपकी आयु का योग होगा, अगर हम पहले की आयु 3 माने दूसरे की आयु 4 माने तो दोनों की आयु का योग 7 होगा। यानी कि जो भी योग होगा वो 7 के टेबल का होगा। 7 के टेबल का एक ही ऑप्शन था, आपका सही हो जाता है। अब अगर आपको चेक करना है उसके बाद तो आप चेक कर सकते थे कि 7 जो हमारा अनुपात है वो 84 के बराबर है, यानी 1/12। यानी पहले की आयु 12×3 = 36, दूसरे की आयु 12×4 = 48। अब 12 साल पहले अगर जाओगे तो पहले की एज कितनी मिल जाएगी 36 - 12, यानी कि कितना हो जाएगा 36 - 12 = 24। और दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी 48 - 12 यानी कि 36। तो 12 दूना 24, 12×3 = 36। बेसिक मैंने बताया है तो 2:3 हो जाएगा। तो चेक किया आपने 2:3 मिल गया, बाकी सारी चीज़ें सही थी तो आप ऐसे कर सकते, ठीक है। कहीं पे मैंने एक्स मेथड भी बताया, एक्स जो हम लगा के लीनियर इक्वेशन बना के बेसिक से करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर अनुपात में बराबर बढ़ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे देखो 2:3 था, 12 बढ़ाने के बाद अभी 3:4 हो गया, यानी अनुपात में कितने की वृद्धि हुई 1 की, और वर्ष में कितने की वृद्धि हुई 12 की। तो अभी आपसे कहा गया 1:12, तो आपसे योग आयु का योग पूछा गया। वर्तमान में आयु कितनी है 3 और 4, तो 3 4 7, 1/12 तो 7/84, ऐसे भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो sin² प्लस sin² भी होता है 1, कब जब a और b का योग 90 हो। तो 52 और 38 का योग 90, 2 1 3 हो गया अपॉन। आप अगर इसमें इन दोनों में 4 कॉमन ले लो तो 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा cos² प्लस cos² b, वो भी 1 होता है। अगर a और b का योग 90 अंश हो तो 43 47 90, यानी ये भी हो गया 1 -5, यानी 3/4 - 5 -1, यानी आपका आंसर हो गया -3।
ये प्रश्न देख लो। कहा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। अब कोई एक भैया ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि सर आपने जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन करवाया था सिंप्लीफिकेशन का, थर्ड शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया, 24 वाले फर्स्ट शिफ्ट में भी वही सेम क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। अब जैसे यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ऊपर दशमलव के बाद 4 मतलब 6 अंक हैं और नीचे 2 अंक हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर अगर हम या नीचे से अगर हम 10 इसमें से 10 इसमें से यानी 100 कॉमन ले लें तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 1/100 इंटू 4.35 को अगर हम ए माने तो ये लिखा हुआ है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन नीचे लिखा हुआ है a² प्लस b² माइनस ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab, यानी ये कट के आपका दे देगा a प्लस बी। अब ए और बी की वैल्यू रख दो, यानी ये हो गया 1/100 4.35 प्लस 3.25 यानी कि हो जाएगा 7.60। अब इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.076। कहा गया स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम दिया गया है। आपको दिया गया हिस्टोग्राम में कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, किस रेंज में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स प्राप्त हुए। जैसे 150 से 200 के बीच 30, 200 से 250 के बीच 45, 250 से 300 के बीच 60, 300 से 350 के बीच 35, 350 से 400 के बीच 40 और 400 से 450 के बीच 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसके बीच नंबर पाते हैं। तो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 250 मार्क्स। लेस देन 250 यानी 250 की लाइन जहाँ से शुरू होती है उससे कम, तो 45 और 30 मिलके 75 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 250 से भी कम गधों ने नंबर प्राप्त किया, यानी 50% से भी कम। 40 और 35 75 ही बोला है ना। कहा गया ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइजेस विद अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 15% इज 1995 द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। कहा गया कि एक वस्तु के मार्केट प्राइस पे जो सम ऑफ सेलिंग प्राइस है एक डिस्काउंट के साथ 35% वाले और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 20 और 15% वालों के साथ 1995 है। तो आपसे कहा गया मार्केट प्राइस कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपये में लिखी गई, ठीक है, 100 रुपये में लिखी गई, उस पर 35% का डिस्काउंट देंगे तो 65 रुपये की बिकेगी। और अगर 20% और 15% का डिस्काउंट देंगे तो आपको पता होगा सक्सेसिव x और y% का x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है, यानी 20 और 15 का 20 15 35 माइनस 300/100 यानी कि 35 माइनस 3 32%, यानी कि 68 में बिकेगी दूसरी वाली वस्तु। और कहा गया 65 और 68 का योग दिया गया है आपको 1995, यानी आपका हो गया 133 बराबर 1995। तो डिवाइड कर दो 133 91 133 133 इधर बचेगा 66 665 यानी कि 5 बार जाएगा, यानी 1 बराबर 15 हो गया। तो एक वस्तु का हमने मार्केट प्राइस माना था 100, अगर 1 बराबर 15 है तो वस्तु का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 1500। अगला प्रश्न आपका हम दूसरे कलर से सॉल्व करेंगे। कहा गया एक आदमी अपनी स्पीड 9/5 गुना बढ़ा देता है और इससे क्या होता है वो अपने स्कूल 40 मिनट पहले पहुंच जाता है यूजुअल टाइम से। तो यूजुअल टाइम क्या है जो उसे लगता था, देखो हमसे कहा गया कि 9/5 गुने से चलता है, यानी कि पहले 5 से चलता था तो अभी 9 से चलने लग गया, ठीक है। अच्छा, पहले अगर x घंटे लगता था तो अभी x घंटे से कितना ज़्यादा लगता है 40 मिनट, मतलब अब 40 मिनट कम लगता है, यानी कि अगर हम बात करें पहले x लगता था अभी x - 2/3 लगता है। अब आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो 5 स्पीड है, x टाइम है, यानी 5x बराबर 9 इंटू x - 2/3, क्योंकि दूरी तो समान है, यानी 9x - 6, यानी आप कह सकते हैं 4x = 6, यानी x = हो गया 3/2, यानी कि 1.5 घंटे की वैल्यू बोलें तो 90 मिनट के बराबर होगी। कहा गया कि ऐसी कितनी संख्या है 400 से 700 के बीच जो 5, 6 और 7 से कटती हैं। अब अगर कोई संख्या 5, 6 और 7 से कटेगी तो 5, 6 और 7 के एलसीएम से एक साथ कटेगी। 5, 6, 7 का एलसीएम 210 होता है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर अगर ए, बी और सी को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसी अगर संख्याएं दी गई हैं तो उनका एलसीएम इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी इनका एलसीएम ABC हो जाएगा। यानी 5, 6, 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका एलसीएम 210 हो जाएगा।
अब आपसे कहा गया 400 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 210 से कटती हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी 630 और दूसरी संख्या कितनी कौन सी हो जाएगी? पहली संख्या तो 630 हो जाएगी, और सॉरी पहली संख्या तो 420 हो जाएगी और दूसरी संख्या 630 हो जाएगी। 210 के टेबल में दो ही संख्याएं ऐसी होंगी जो 400 से 700 के बीच आएंगी, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। कहा गया कि ए कोई कार्य 35 दिन में कर सकता है और बी वही कार्य 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक कार्य किया और बी ने काम छोड़ दिया, तो कहा गया ए जो है वो बचे हुए कार्य का 60% कितने दिन में कर लेगा। देखो, ए ने 35 दिन में कर देना है कोई कार्य, बी वही कार्य 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब कहा गया उन्होंने 8 दिन तक कार्य किया। इससे पहले कि हम कुछ और कहें, उससे पहले आपको मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर 15 और 35 का एलसीएम क्या होता है। तो अगर हम 15 और 35 के एलसीएम के लिए जाएं तो 105 हो जाएगा। 105 यूनिट टोटल कार्य है। ए 35 दिन में करता है यानी एक दिन में 3 यूनिट करता है। बी 15 दिन में 105 करता है यानी एक दिन में 7 करता है। दोनों ने मिलकर स्टार्ट करा यानी कि 10 यूनिट एक दिन हो रहा है। 8 दिन इन्होंने करा यानी 80 यूनिट हो गया। तो अभी बचा कितना है? 105 माइनस 80 यानी 25 यूनिट बचा हुआ है। अब कहा गया ए जो है 25 यूनिट का 60% यानी कि 15 यूनिट कितने दिन में कर देगा? ए करता है एक दिन में 3 यूनिट, 15 यूनिट करने के लिए 15/3 यानी 5 दिन लगने वाले हैं। बात खत्म हो गई। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया त्रिभुज ABC में डी मीडियन है ए से BC पे, मतलब डी पे मीडियन खींचा गया है। ऐसे देखिएगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, इस पे डी पे मीडियन खींचा गया है, ठीक है। अच्छा, मैं धीरे बोल रहा हूँ, आवाज़ एकदम क्लियर जा रही होगी ना। देखो, ए बी 6 दिया गया है, ए सी आपको दिया गया 8, बी सी की लंबाई 10 दी गई है, तो मीडियन ए डी की लंबाई पूछी गई। देखो, डी मीडियन है, ये 6 है, ये 8 है, बी सी 10 है। अब देखो सीधे सीधे समझो, अगर ये 10 हो जा रहा है तो इसका मतलब ये राइट एंगल होगा। सीधी सी बात है, राइट एंगल हो जाएगा। अब आपको देखना है, आपसे पूछा गया मीडियन, कौन सी मीडियन की लंबाई? एडी की लंबाई। आपको पता होगा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपको हो सकता है इस फिगर से थोड़ा सा ना समझ में आ रहा हो, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ से हम मीडियन खींचते हैं तो इसकी लंबाई, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो मीडियन की लंबाई होती है वो कर्ण की आधी होती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ये जो होता है वो सरकमसेंटर होता है, यानी कि एडी की लंबाई जो होगी वो बीडी और डीसी के बराबर होगी, यानी एडी बीडी डीसी बराबर होंगे। तो बीडी और डीसी, अगर डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, एडी भी 5 हो जाएगा। बात खत्म। ऐसा प्रश्न सीजीएल में खूब दबा के मेंस में पूछा गया। कहा गया 25% ऑफ 400 यानी 1/4, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 35% ऑफ 1260, तो आप सीधे कर सकते हैं 126 का, मतलब 126 गुणे 35 बटे यानी 63 गुणे 7 कर लीजिएगा, यानी कि 441 हो जाएगा, प्लस 27% ऑफ 1800 यानी कि 486। एक बार देख लीजिएगा, 18 7 126, 18 36 12 48। हाँ ठीक है, ठीक है। ये बराबर दिया गया 1020 प्लस x। अब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 1 7 8 4 12 4 4 8 1 9 1 10। ये बराबर हो गया 1020 प्लस x, यानी x बराबर हो जाएगा 1027 में से 1020 घटाएंगे यानी 7, जो कि 6 और 10 के बीच में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि सेंट्रल एंगल जो सब्सिडी को रिप्रेजेंट करेगा वो कितना होगा। सब्सिडी आपको दिख रही होगी कि 21% है। आपको पता होगा 1% बराबर होता है 3.6 अंश। अगर वो पाई चार्ट पे निरूपित है तो 21% बराबर हो जाएगा 21 गुणे 3.6 यानी 21 या 63, और इसमें 12.6 और जोड़ देंगे यानी 75.6 अंश आ जाएगा। प्राचीन काल सीजीएल का अगर प्रश्न देखे होंगे आप, तो आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछा गया। कहा कि मंडे वेंसडे और फ्राइडे का टेम्परेचर एवरेज वाला 41 था, वेंसडे फ्राइडे और थर्सडे का 42 था। तो आपसे थर्सडे को अगर कहा गया 43 डिग्री था, तो आपसे मंडे को पूछा गया। एवरेज दिया जाए तो वहाँ पर टोटल की बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, यानी मंडे प्लस वेंसडे प्लस फ्राइडे इज इक्वल टू 123, 3 से गुणा कर देंगे। ऐसे कहा गया वेंसडे प्लस फ्राइडे प्लस थर्सडे कितना है? 126 है। अब आपको थर्सडे को दिया गया 43, थर्सडे अगर 43 है तो इधर से 43 घटा दो, यानी ये 83 आ जाएगा।
आपसे मंडे को पूछा गया तो यहाँ से W और प्लस F की वैल्यू रख दो, यानी कि M प्लस W प्लस F बराबर 123 दिया गया है, यानी M प्लस 83 बराबर 123, तो मंडे आ जाएगा 40। यही पूछा गया था। कहा गया कि द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबाइडल रूम आर विद लेंथ एज 12 मीटर, विड्थ 8 मीटर, हाइट 10 मीटर. The total cost of whitewashing all 4 walls of the room and also the ceiling of the room if the cost of whitewashing is 25 rupees per meter square. देखो एक कमरा है, कमरा कैसा होता है, घनाभाकार यहाँ पे दिया गया है, घनाकार भी हो सकता है लेकिन घनाभाकार दिया गया तो हम घनाभाकार मानते हैं। ये देखो आपका कुछ इस प्रकार से कमरा होगा, मैं कमरा बना के समझा दे रहा हूँ, या आप किसी कमरे में बैठे होंगे, कमरे में ही बैठ के पढ़ रहे होंगे, या धूप सेंक रहे होंगे, तो बात नहीं कर रहा हूँ, छत पे बैठा हूँ। देखो अब कहा गया कि क्या करना है, हमें इसकी चारों दीवारों को पेंट करना है, यानी कि इस पार्ट को पेंट करना है, इस पार्ट को पेंट करना है, इस पार्ट को, आगे वाली पार्ट को पेंट करना है, जिसके लिए मैं ये ड्रा कर रहा हूँ, और ये पीछे वाले पार्ट को पेंट करना है इसको, और छत को भी पेंट करना है, यानी कि इसको पेंट करना है। तो आपसे कहा गया कुल खर्चा कितना आएगा, आपको छोड़ना कितना है, यानी टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना है इसको छोड़ के, यानी कि फ्लोर को छोड़ के बाकी सबको पेंट करना है। आपको पता होगा टोटल सरफेस एरिया होती कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा कि LB 2 टाइम्स नहीं है, यानी कि जो आपको पता है लंबाई और चौड़ाई अगर दी गई तो जो छत की ऊंचाई होती है, छत का क्षेत्रफल होता है, वही फर्श का भी होगा। अब यहाँ कई बार क्या होता है, छत को हम बढ़ा के बना लेते हैं, ज़मीन कम रहती है लेकिन छत को बढ़ा लेते हैं, लेकिन इस केस में सेम लेना है। तो यहाँ पे जो हमें एरिया कवर करना है, जो पेंट करना है, वो हो जाएगा LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस HL। ये चारों दीवारों का हो जाएगा पीछे वाला, और ये छत का हो जाएगा, ये छत है, ये पीछे वाली दीवार है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, L इंटू B यानी 12×96 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H यानी कि 20 इंटू B प्लस L यानी कि 20, यानी 496 आपको पेंट करना है। आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपये आता है, तो 496 मीटर स्क्वायर का 25 से गुणा कर देंगे। अब 25 से गुणा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गुणे 100/4 लिख सकते हैं, 4 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 124, 124 के बाद डुअल 0 लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया एक पंप जो है वो किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक लीक है जिसके कारण, मतलब छेद है उसमें, जिसके कारण 1/3 घंटे लगते हैं टैंक को फिल करने में। तो आपसे कहा गया कितनी देर में जो लीक है वो खाली कर देगा। देखो ये ऐसा प्रश्न आपने बहुत आराम से किया होगा, एक कॉन्स्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। ए ने 3 घंटे में फिल कर देना है पूरा पे, और ए और बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो उसके कारण 3 से ही 1/3 घंटे लगते हैं। तो बी कितनी देर में कर देगा, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, आपको पता है ए x दिन में करता है, बी y दिन में, तो दोनों मिलके आप कहेंगे कितने दिन में, 3 गुणे 3 से ही 1/3 यानी कि 10/3। देखो ऐसे कर सकते हो। अगर ए कोई कार्य ए दिन में करता है और बी निगेटिव कार्य करते हुए दोनों मिलके m दिन में करते हैं, तो आपको क्या काम करना है, दूसरे वाले का अगर पूछा जाए कि टैंक कितनी देर में खाली कर देगा, तो m इंटू ए यानी 3 इंटू 10/3 बटे 10/3 माइनस 3 यानी कि 1/3। 3 कट गया, 3 में 10 का गुणा यानी 30 घंटे लगने वाले हैं अगर छेद को, यानी जो लीक है उसको खाली करना है पूरे टैंक को। तो पार्टनरशिप का बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने 8:7:5 के अनुपात में पूंजी इन्वेस्ट करी, और उन्होंने 8:7:5 के अनुपात में उनका प्रॉफिट हुआ, और उन्होंने 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए पूंजी इन्वेस्ट की थी, तो उनके कैपिटल का रेशियो क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि कैपिटल्स का यानी पूंजियों का अनुपात होता है, वो होता है लाभ का अनुपात बटे समय का अनुपात, 7, 8, 14। अब आप गुणा किससे करेंगे, आप गुणा कर देंगे 56 से गुणा करिए पहले, तो 56 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 कट के 8 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 8 कट के 7 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 14 कट के 4 का गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 64:49:20। 2 लाइन का प्रश्न था, बेसिक अगर आपको पता हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कहा गया कि ऐसे कितने
सोल्जर्स की संख्या होनी चाहिए जिनको हम 10, 12, 15 और 18 और 20 सोल्जर्स के फॉर्म के लाइन के रूप में खड़ा कर पाएँ और स्क्वायर के रूप में भी बना पाएँ। यानी स्क्वायर भी होना चाहिए और इसके टुकड़ियों में भी बांट सकते हैं। तो अगर इनकी टुकड़ियों में बांटना है तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 10, 12, 15, 18 और 20 से सबसे कटे। तो इसके लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 10, 15 और 12 का एलसीएम 60 हो गया, 60 और 18 का 180 और 180 और 20 का 180 हो गया, यानी इन सब का एलसीएम हो गया 180। यानी अगर हमारे 180 सैनिक हों तो हम इनको उसके मतलब इन जो अलग अलग संख्या दी गई इनके टुकड़ियों के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो ये संख्या जो भी होनी चाहिए वो 180 के टेबल की होनी चाहिए और साथ में वो स्क्वायर होनी चाहिए। तो 180 की टेबल की न 400 है न 625 है। अब 180 है तो 180 के टेबल का, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या क्या ये किसी इंटीजर यानी पूर्णांक का स्क्वायर बनता है? नहीं। तो इसमें कितने से गुणा कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा। आपको पता है 930 का स्क्वायर भी है और 180 के टेबल का भी है, आपका आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चन है जिसमें मतलब 6 अलग अलग डीलर्स थे जो अलग अलग कार बेचते थे 18 और 19 में। तो आपसे कहा गया द एवरेज सेल ऑफ कार्स फॉर द ईयर 2018। अब देखो एवरेज निकालना है तो 6 डीलर्स हैं, सबको जोड़ दो। 2018 का पूछा गया तो ब्लू वाला जोड़ दो। तो 80, 75, 155, 5, 160, 250, 250 ये 330, 340 और 340 और 70, 410 और 480। 480 टोटल कारें बिकी हैं। 6 से डिवाइड कर दोगे एवरेज आ जाएगा, यानी कि 80 एवरेज हो जाएगा। अगला सेम प्रश्न है, कहा गया द टोटल सेल ऑफ कार्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेज इन ईयर 2018 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल सेल्स ऑफ कार्स फ्रॉम द ऑल द ब्रांचेज इन ईयर 2019। 2018 में आपने देखा था कि कितनी कारें बिकी थी? 480। अभी पिछले क्वेश्चन में किया। 2019 में अगर आप निकालने जाओगे तो निकाल लो। 2019 में यानी रेड वाला ऐड करना है तो 80, 95, 175 और 5, 180 और 90, 270 और ये 110, 380, 380 और 170 कितना हो गया? 550। अब पूछा गया 550 की तुलना में 480 कितना कम है? आपको पता होगा डिफरेंस 70 का आएगा। प्रतिशत में निकालने जाओगे तो 70 बटे 550 गुणे 100 कर दो। 50 दूना 100, 50, 11, 70 दूना 140, 11 का डिवाइड करेंगे 11 13 में 143 होता है। 140 से ज़्यादा यानी 13 से थोड़ा कम तो 12.7 आप लिख सकते हैं। पी और क्यू एक साथ कोई कार्य 12 दिन में, पी अकेले 18 दिन में, तो क्यू पूरे कार्य का 2/3 कितने दिन में करेगा? अगर क्यू पूरा कार्य पूछा जाता है तो 12 गुणे 18/18 माइनस 12 यानी 196, नहीं 216, 12 गुणे 18 216 होता है। 216 बट्टे 18 माइनस 12 6, यानी कि 36 दिन में पूरा कार्य कर देता। लेकिन आपको 2/3 करवाना है, यानी कि 2/3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 3 से 36 कटेगा 12 दूना 24 दिन लगने वाले हैं। बताइएगा इसमें कोई डाउट था? कहा गया पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को 15, 30 और 40 घंटे में भर सकती हैं। ए को 6 बजे, बी को 8 बजे और सी को 10 बजे खोला गया तो टंकी कितने बजे फुल हो जाएगी? देखो ए, बी और सी के बारे में दिया गया है। ए हमारी 15 घंटे में भर सकती है, बी 30 घंटे में और सी 40 घंटे में। 15, 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120, यानी 120 लीटर टंकी की कुल धारिता हो तो ये 8 भरेगा, ये 4 भरेगा और ये 3 भरेगा। कहा गया कि पहली टंकी को 6 बजे खोला गया और लास्ट वाली को 10 बजे, यानी 4 घंटे ये ऑलरेडी कार्य कर चुकी है 10 बजे से पहले। दूसरी वाली को 8 बजे खोला गया, यानी 10 बजे तक ये 2 घंटे कार्य कर चुकी है, यानी 4 घंटे में 32 लीटर भर चुकी होगी अकेले। ये 2 घंटे में 8 लीटर भर चुकी होगी, यानी 40 लीटर ऑलरेडी भरा जा चुका है। ठीक है, 40 लीटर भरा जा चुका है। 120 लीटर भरना था, यानी अभी 80 लीटर और भरना है। 80 लीटर भरना है और अब तीनों एक साथ कार्य कर रही हैं, यानी अब तीनों मिलके 8 + 4 + 3 यानी 8, 4, 12, 3, 15 लीटर भर रहे हैं। तो समय कितना लगने वाला है? 80/15। 5 से काट देंगे 3, 5 से कटेगा 16, 16/3 यानी 5 सही 1/3 घंटे, यानी 5 घंटे 20 मिनट और लगेंगे। कितने बजे के बाद? 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद 5 घंटे यानी 3 बजे और 20 मिनट और, यानी 3:20 पे। अब चूंकि AM में बाकी चीज़ें दी गई थी तो ये PM में आ जाएगा। इतने बजे टंकी हमारी फुल हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर ऑफ दिया गया तो ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी ये लिखा हुआ 2/3। ऐसे देखिए 2/3 डिवाइडेड बाई
ये लिखा हुआ 2/15 माइनस 4/5। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये 10/9 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 8/15 लिखा हुआ है, माइनस 3/4 प्लस 3/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये गुणे में 2 हो जाएगा, यानी 3/2 लिखा है प्लस में, माइनस 3/4 प्लस 3/2, यानी आपका ये सीधे लिखा हुआ प्लस 3/4। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो। 2/3 से अगर 2/15 में डिवाइड करेंगे तो कलर चेंज करके मैं लिख सकता हूँ गुणे में 15/2। 2 कट गया, 3×5 = 15, यानी इसकी वैल्यू हो गई 5, माइनस 5 दूनी 10, यानी अच्छा ऐसे नहीं, पहले डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 4/5 गुणे 10/9 को अगर 8/15 से डिवाइड करना तो इसको हम सीधे 15/8 लिख सकते हैं। 2 चौको 8, 2 पंजे 10, और ये आपका हो गया 3 तियाँ 9, 3×5 = 15, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी ये लिखा हुआ है 5/3, 5/3 और प्लस 3/4। 5 में से 5/3 घटेगा तो ये 10/3 हो जाएगा, और प्लस 3/4 लिखा हुआ है, तो 40 9 49/3 चौको 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वही वाला प्रश्न है जिसमें बच्चे कुछ नंबर पाते हैं। कहा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 350 मार्क्स इज व्हाट % मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 400 और मोर मार्क्स। यानी कि जो 350 से कम पाते हैं, 35 60 95 500 140 170 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 350 से कम पाते हैं, और 400 से ज़्यादा 35 लोग पाते हैं। तो कहा गया ये 35 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यानी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 350 मार्क्स इज व्हाट % मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 400 और मोर मार्क्स। 35 से 170 कितना ज़्यादा है, 135 ज़्यादा है। 135 35 का कितना %, आपको पता होगा कि 400% 140 हो जाएगा, यानी 400% से कम। और आपको पता होगा 300% 105, यानी कि 360% से ज़्यादा और 400% से कम। देखिएगा 385 एक आपका ऑप्शन दिया गया था, या आप डिवाइड करके 385 ही आएगा। देखो अब ये सड़ा हुआ प्रश्न देखो, कहा गया कोई वस्तु है जिस पे 1250 अंकित है, इस पे 5%, 15% और 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस पे आप क्या किया करो, देखो 5% का डिस्काउंट यानी 19/20 में बिकेगी वस्तु, 15% का डिस्काउंट यानी 17/20 में बिकना है, और 20% का डिस्काउंट यानी कि 4/5 में बिकना है। अब आप इसको सॉल्व करो, मन करे जो करो। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटेगा ये 25 आएगा, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 5 आ जाएगा, यानी आपका हो गया 5 × 19 × 17, यानी कि 17 × 95, यानी 1700 - 85, यानी कि 1615। अब इसी को 2 से डिवाइड करना है, यानी ये हो जाएगा 807.5। अच्छा 95 को 17 से मैंने कैसे गुणा करा, मैंने 17 को 100 में गुणा कर लिया, मैंने 17 × 5 = 85 कर दिया, तो 1615 आ गया। कहा गया अगर 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लॉस या प्रॉफिट % क्या होगा। देखो अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या लिख देना है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, पहले 2 से काट दिया करो, ये 2 से ना काटो, ठीक है, हटाओ। अब देखो सीधे समझो कि जो कॉस्ट प्राइस के साथ चीज़ लिखी है वो सेलिंग प्राइस हो गई, और जो सेलिंग प्राइस के साथ लिखी है वो कॉस्ट प्राइस हो गई। यानी 42 की चीज़ 50 में बिक रही है, यानी 8 रुपये का नुकसान हो रहा है। 8 रुपये का नुकसान, कॉस्ट प्राइस कितनी है 50, यानी 50 पे अगर 8 रुपये का नुकसान हो रहा है, 1/50 2% होता है, तो 8/50 16% हो जाएगा। क्या हो रहा है, लॉस। कहा गया कि त्रिभुज ABC में ए कोण की वैल्यू दी गई, BIC आपको दिया गया। BIC क्या है, इन सेंटर कब प्राप्त होता है, जब एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये BIC दिया गया है, ये B है, ये C है, ये A है। अब इस क्वेश्चन में आपको नया क्या सीखना है, BIC की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो इस क्वेश्चन में नया मैं थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूँ। कुछ लोग कह देते हैं BIC बराबर 90 + A/2 होता है, आप कर भी लेते हैं, A/2 हो जाएगा 34, 90 में जुड़ेगा 124 आंसर हो जाएगा, मतलब आपको होता भी नहीं। ये दिया गया है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो B/2 क्यों, क्योंकि आपको पता है जो अगर हमें इन सेंटर फाइंड करना है तो हमें एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक ड्रा करना पड़ेगा, ये C/2 होता है। अगर BIC की वैल्यू पूछी जाए तो ये हो जाएगी 180 में से B/2 और C/2 का योग घटा देंगे, यानी B + C/2। B + C कितना होता है, ये होता है 90 - A,
तो 180 माइनस है, सॉरी 180 माइनस है और बटे 2 लिखा हुआ है, यानी आपका लिखा हुआ 360 माइनस 100 यानी 80, यानी 180 प्लस a/2, यानी इसी को हम कह देते हैं 90 प्लस a/2, और यही हमारा फार्मूला बन जाता है कि BIC, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोण BIC बराबर हो जाएगा 90 प्लस a/2, 90 प्लस 34 यानी कि 124। कहा गया जीवा AB को बढ़ाया जाता है बिंदु P तक और C एक बिंदु सर्किल पे इस प्रकार से है कि PC टेंजेंट बन जाती है। PC दिया गया 12, BP 10, तो आपसे AB की लंबाई पूछेगी। पहले एक वृत्त ड्रा करते हैं। एक इसकी जीवा है कोई सी, मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ, एक जीवा है इस प्रकार से, ये मान लो जीवा है, और ये जो आपका बन रहा है ये टेंजेंट बन रहा है, ये टेंजेंट बन रहा है। देखो पहले इसको नामकरण कर दो, कलर चेंज करके नामकरण करो, सुंदर लगे। ए हो गया, बी हो गया, ए बी को कहाँ तक बढ़ाया जाता है, पी तक। पी सी आपका क्या है, एक मिनट, पी सी, एक मिनट भाई साहब, पी सी आपका क्या है, टेंजेंट है। आपसे दिया गया बी पी की लंबाई 10 है, ए बी की लंबाई आपको निकालनी है, आपको पी सी की लंबाई दी गई है 12। तो आपको पता है अगर किसी वृत्त के लिए पी सी इसकी कोई स्पर्श रेखा हो, पी बी ये इसकी कोई सेकेंड हो, तो हम कह सकते हैं पी सी का स्क्वायर यानी कि 144 बराबर पी बी 10 इंटू पी बी प्लस ए बी यानी 10 प्लस एक्स। ए बी की लंबाई अगर हम एक्स माने तो 10 से ये कटे गए 14.4 हो जाएगा, यानी 10 प्लस एक्स 14.4, यानी एक्स बराबर 14.4 माइनस 10 यानी कि 4.4 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कहा गया है कि ये 64 सेंटीमीटर वाइड पाथ इज मेड अराउंड अ सर्कुलर गार्डन हैविंग अ डायमीटर ऑफ 10 मीटर्स, द एरिया ऑफ द पाथ इज क्लोजेस्ट टू। इसका आंसर मुझे गलत लग रहा है, देखिएगा फिर भी बता दे रहा हूँ आपको, फार्मूला बता दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो एक गार्डन है, सर्कुलर गार्डन यानी कि वृत्ताकार गार्डन है, एक मिनट, इसके चारों तरफ एक यूनिफॉर्म रास्ता बनाया गया, यूनिफॉर्म है हालांकि फिगर में नहीं दिख रहा। आपको पता है अगर बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर हो, स्मॉल मतलब इंटरनल रेडियस स्मॉल आर हो, तो जो एरिया ऑफ पाथ बोलते हैं जिसको रास्ते का क्षेत्रफल अगर हम कहें, एरिया ऑफ पाथ जो होता है वो कितना होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फार्मूले से यूज कर लेंगे। आपको इंटरनल डायमीटर दिया गया है 10 मीटर यानी कि इसकी रेडियस स्मॉल आर बराबर 5 हो जाएगी, और इसकी लंबाई, इतने की लंबाई मतलब कि जो यूनिफॉर्म पाथ की चौड़ाई दी गई है उस 64 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि 0.64 सेंटीमीटर 0.64 मीटर, यानी कि इतने की लंबाई हो जाएगी 0.64, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 5.64। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है, 2 से 20 से ज़्यादा आएगा, लेकिन ये पता नहीं क्यों 10 दे रहे हैं, आप कैलकुलेट करिएगा एक बार। कहा गया कि एक राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए पेरीमीटर दिया गया, हाइपोटेन्यूज दिया गया, तो आपसे एरिया पूछेगी, ठीक है। देखो आपको दिया गया पेरीमीटर, पेरीमीटर और हाइपोटेन्यूज, देखो ये दिया गया पेरीमीटर आपको दिया गया कितना है 60, पेरीमीटर बराबर 60, हाइपोटेन्यूज h दिया गया 26 है, तो आपसे पूछा गया एरिया क्या होगी। देखो कितना सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आपका दिमाग का दही कर सकता है। देखो आपको पता है कि ये 26 है और पेरीमीटर 60 है, पेरीमीटर 60 कहने का मतलब कि अगर ये 26 हो जा रहा है हाइपोटेन्यूज, तो इन दोनों का योग 34 होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए 34 होना चाहिए, यानी अब बस आपके दिमाग में आ गया ये 24 होगा, ये 10 होगा, क्योंकि 24, 10 और 24 ट्रिपलेट बनाते हैं। अब एरिया पूछा गया तो 24 गुणे 10/2 यानी कि 240/2 यानी 120 हो जाएगा। लेकिन आपको मान लो ऐसा ट्रिपलेट बनता ना नज़र आता, तब आप क्या करते, आप मानते इसको ए, आप मानते इसको बी। आपको दिया गया था a² + b² 676, आपको दिया गया था a + b प्लस अंडर रूट में, मतलब a + b बराबर, देखो 126 है, पूरा पेरीमीटर 60 है, यानी कि ये 34 दिया गया था। अब आप इसका स्क्वायर करते, तो इसका स्क्वायर करते तो 34 का स्क्वायर हो जाता बराबर a² + b² यानी 676 और +2ab
2ab। यानी आपको दिख रहा होगा कि 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर -1 होता है, यानी कि 35 का स्क्वायर 1225, 1225 एक 1226, 1226 में से अगर 70 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1156 मेरे हिसाब से, और इसमें से 676 घटा देंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 80, 480 हो जाएगा। 2ab बराबर 480, हमें चाहिए कितना a इंटू बी बाई 2, यानी इसका कितना हिस्सा, चौथा हिस्सा, यानी कि ये हो जाता है 120। तब ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 मेथड आपको पता चल गई। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया अगर टोटल मार्क्स रिप्रेजेंट किए जाए, मतलब टोटल स्टूडेंट्स की संख्या को सीधे कहने का मतलब है, अगर पाई चार्ट पे निरूपित किया जाए तो 250 से 300 के बीच में जो संख्या बन रही है वो कितने प्रतिशत होगी। आप टोटल स्टूडेंट्स काउंट करिए, 30, 45, 75, 60, 135, 35, 170, 210, 245, 245 टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें 250 से 300 के बीच रेड वाला है, यानी 60 लोग ऐसे हैं इनको इतने मार्क्स मिलते हैं। तो मतलब पाई चार्ट में कितना हो जाएगा, 60/245 गुणे 360, 5 से काटेंगे ये 12 देगा, 5 से काटेंगे 49 देगा, 49 को लगभग 50 मानिए, तो 50 से 7.2 होता है, इससे 7.4 के आसपास हो जाएगा। 7.4 अगर हो जाएगा तो 12 से 84 और 4 88.8, यानी इससे थोड़ा कम होगा, यानी 88.8 अंश के आसपास आपका आएगा, जो आंसर 88 के सबसे पास 88.8 के सबसे पास 88 दिया गया। कहा गया ए और बी दो टावर्स हैं, ठीक है, सेम बेस के साथ, अगर मिड पॉइंट से उनकी अगर लाइन को ज्वाइन किया जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप और किसका, ए और बी का 30 अंश और 60 अंश है। तो आपसे कहा गया हाइट का रेशियो क्या होगा। देखो, सेम बेस कहने का मतलब एक ही प्लेन पे खड़े हैं, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से इसको मिलाया गया, यहाँ से इसको मिलाया गया, ये 30 अंश बनता है, ये 60 अंश बनता है। आपसे कहा गया ये भी ये है, ये भी ये है, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब देखिएगा, या आप ऐसे मानिए ये √3 ये है तो ये 3 ये हो जाएगा, ये भी √3 ये है तो ये हो जाएगा। अब इनकी हाइट का अनुपात पूछा गया तो 3 और a का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। अलजेब्रा का प्रश्न देखिएगा, a³ + b³ दिया गया, a + b दिया गया, ab की वैल्यू पूछी गई। देखो a³ + b³ बेसिकली होता क्या है, a + b, ब्रैकेट में एक फार्मूला नया टाइप का बना लीजिए, a + b का होल स्क्वायर -3ab, और ये बराबर दिया गया 217। 7 से काटेंगे 31 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 -3ab बराबर 31, यानी 3ab बराबर 18, यानी ab बराबर 6 हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे ऐसा प्रश्न करने में आपने बड़ी लॉन्ग मेथड बताई बेसिक वाली, लेकिन लॉन्ग नहीं है, क्यों। देखो a² 4a, यानी a - 2a का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस b² 8b दिख रहा है, यानी कि b² मतलब b + 4 का होल स्क्वायर बनेगा। c² + 16c दिख रहा है, इधर आएगा माइनस में आएगा, यानी c - 8 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है 64, 16, 80 और 4 84, ये ख़त्म हो गया, यानी ये बराबर 0, ये माइनस कितने का आया था, a - 2 का होल स्क्वायर आया था, ठीक है। यानी यहाँ से a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा और c बराबर 8 हो जाएगा। हमने वैल्यू पुट कर देनी है, अंडर रूट में ab यानी -8, bc 32 और c है 16, 32, 16, 48 में से 8 घटेगा 40, 40 का 2√10 हो जाता है। कुछ लोग कह रहे थे ये लंबा है, पता नहीं क्यों लग रहा है उनको लंबा है। कहा गया है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, ये प्रश्न शायद हमने किया है पहली शिफ्ट में, 23 की पहली शिफ्ट में। कहा गया एक स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो एरिया है इक्वल है अगर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर बाई 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। कहा गया कि अगर वर्ग की भुजा ए है तो जो लेंथ है वो ए से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है और जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो इससे 5 सेंटीमीटर कम है। अब एरिया सेम है तो इसका एरिया इतना हो गया, इसका एरिया l × b हो गया, यानी हम कह सकते हैं a² बराबर आपको दिया गया a + 10 × a - 5, यानी a² + 5 पे -50, a² कट गया, यानी 5a = 50, यानी a बराबर हो गया 10। अब अगर a बराबर 10 हो गया तो आपसे पेरीमीटर पूछा गया, यानी इसकी लंबाई तो 30 है, चौड़ाई 5 है, तो उसका 30 हो जाएगा, अच्छा 20, लंबाई 20 है और चौड़ाई 5 है, तो इसका पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ l + b, यानी 2 टाइम्स ऑफ 25, यानी ये हो जाएगा 50।
कहा गया है एक संख्या को अगर सक्सेसिवली 3, 4 और 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर्स 2, 3 और 5 आते हैं क्रमशः। कहा गया है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का विशेष ध्यान दीजिएगा। कहा गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर। 84 से अगर सेम संख्या को डिवाइड किया जाए तो उस रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो कहा गया 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 2, फिर 4 से डिवाइड करते हैं 3 आता है, 7 से डिवाइड करते हैं 5 आता है। देखो सक्सेसिवली कहने का मतलब होता है, देखो सक्सेसिवली कहने का मतलब ये होता है कि जैसे 4 से 500 को डिवाइड किया गया तो भागफल कितना आएगा 125, ये 500 हो जाएगा, कट गया। अब मान लो मैं कहूँ इसको सक्सेसिवली 5 से डिवाइड किया जाता है। सक्सेसिवली कहने का मतलब 5 से 500 को डिवाइड किया जाएगा, नहीं 500 से इसके भागफल को डिवाइड किया जाएगा। ये 500 से 125 से को डिवाइड किया जाएगा तो ये 25 आएगा, 125 कट जाएगा। अब मैं कहूँ इसको 6 से डिवाइड किया जाता है सक्सेसिवली तो 6 से किसको डिवाइड किया जाएगा 125 को, नहीं भागफल को, यानी 6 से 25 को डिवाइड किया जाएगा, भागफल 4 आएगा, 24 शेष पहले 1 बच जाएगा। समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि लास्ट में 7 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर कितना आया 5 आया। सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे 7 से डिवाइड करने पे 5 शेष पला है। आप कहेंगे वो 5 हो जाएगी। अब 5 आपको पता है इससे पहले केस में यानी 4 से जब डिवाइड किया गया होगा तो 5 जो आया होगा ये भागफल रहा होगा। 4 से डिवाइड करने पे किसी संख्या को भागफल 5 आया होगा, तभी जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल को डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो भागफल 5 आता है और शेषफल 3, यानी संख्या कितनी होगी 4 × 5 = 3, यानी कि 23 हो गई। अब देखो फिर कहा गया 3 से डिवाइड किया गया तो शेषफल 2 आता है। ये जो 23 रहा होगा वो 3 से संख्या को डिवाइड करने के बाद शेषफल रहा होगा, यानी हमारी संख्या कितनी रही होगी 3 × 23 = 2, यानी 3 23 69 और 2 3 71 हो गया, यानी हमारी संख्या वास्तव में कितनी थी 71। अब कहा गया इसी 71 को अगर 84 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। चूंकि 71 84 से छोटा है तो अगर इसे हम 84 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 71 आएगा। आप समझ रहे हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको क्लियरिटी देने के लिए बता रहा हूँ। हमारी संख्या 71 थी, हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने के बाद 3 × 23 बार भागफल हुआ, ये 69 आ गया, शेषफल 2 आ गया। अब सक्सेसिवली डिवाइड करने का मतलब कि फिर 4 से डिवाइड किया गया तो 4 से 71 को डिवाइड किया गया होगा, नहीं 4 से 23 को डिवाइड किया गया होगा, 4 पंजे 20, शेषफल कितना है 3, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं। फिर सक्सेसिवली डिवाइड किया गया 7 से 23 को डिवाइड किया गया होगा, नहीं 7 से किसको डिवाइड किया गया होगा 5 को, 7 0 में 0, हाँ शेषफल आया 5। तो ये 2 3 5 जो हमें दिया गया है ये वाला है और संख्या हमें निकालनी थी। तो मैं वही उल्टा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था कि सबसे छोटी संख्या बताओ जिससे 7 से डिवाइड करने पे 5 आए, तो आप कहते हैं 5। अब मैंने आपको बताया कि जो ये 5 जिसमें 7 से डिवाइड किया गया ये पहले भागफल रहा होगा, यानी 4 से डिवाइड करने पे भागफल 5, शेषफल 3 आता है, संख्या कितनी होगी 4 × 5 = 3, यानी 23। अब ऐसे पहले केस में अगर हम उल्टा आते हैं तो हम कहते हैं 23 को जो हमने 4 से सक्सेसिवली डिवाइड किया है वो पहले भागफल रहा होगा, यानी 3 से किसी संख्या को डिवाइड करने पे भागफल 23 और शेषफल 2 आता है, यानी संख्या कितनी हो जाएगी 3 × 23 = 2, यानी 71। वही उल्टा समझा है तो आपको हो सकता है समझ ना आया हो, अब क्लियर हो गया होगा। कहा गया ये एक क्लास के पास 5 सेक्शंस हैं जिनमें 25 30 45 40 45 और 60 स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि 5% अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग मतलब अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग है। तो आपसे कहा गया कि ओवरऑल क्लास का पास परसेंटेज कितना है। 25 में से 20 पास हुए यानी 5 पास हुए, 30 में से 30% पास हुए यानी 9 पास हुए, 40 में से 35% यानी 14 पास हुए, 45 में से 40% यानी 18 पास हुए, 60 में से 100% यानी 60 पास हुए। टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी 25 45 70 30 100 140 200, यानी प्रतिशत में कितने पास हुए होंगे 2 से जोड़ दो मतलब डिवाइड कर दो तो 5 9 14 14 28 18 36 और 60, हाँ 28 और 18 46 और 60, 106 106 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 53% आपका आंसर आ जाएगा। कुछ लोगों को ये प्रश्न पता नहीं क्यों कठिन लगता है। आपको दिया गया x + y + z, आपको दिया गया x² + y² + z², और आपको क्या दिया गया है x³ + y³ + z³। तो आपसे पूछा गया x y z की वैल्यू, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x y z। अब ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। देखो आपको कुल मिला के ऐसा ले आना है जिससे
एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाला है, फिर उसका क्यूब रूट निकाल लेना है। देखो इसको करने का कई तरीका है। एक तो आप वैल्यू पुटिंग ट्राई कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग ट्राई कैसे करेंगे, देखो आपको वैल्यू पुटिंग कुछ ऐसे ट्राई करना है कि 13, अब यहाँ पे देखो 9 के क्यूब के आसपास आ रहा है, तो यानी x बराबर 9 है, ऐसे कुछ ट्राई करेंगे। और फिर दूसरा और तीसरा ऐसे वैल्यू पुट करके ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बेसिक मेथड तो है ही। आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल लो। ये क्या होता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर होता है हाफ टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 169 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133, यानी हो गया हाफ टाइम्स ऑफ, ये बच रहा है आपका 36 यानी कि 18 हो गया। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी 847 बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 13 इंटू, अच्छा बराबर होता है 3xyz प्लस देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3xyz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 13 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 169 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यानी 54, यानी आपका हो कितना गया, ये हो गया 13 टाइम्स ऑफ 115, यानी 13 टाइम्स ऑफ 115 को इधर ले आएंगे, यानी 13 टाइम्स ऑफ 115 गुणा कर दो, 13 पचे 65, 13 के नम 13 6 19, 13 के नम 13 14, यानी 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड बराबर आ गया 648 माइनस का, यानी एक्स वाई जेड बराबर हो गया माइनस 216, यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड अगर हम निकालने जाएंगे तो क्यूब रूट ऑफ माइनस 216 आएगा, जो कि माइनस 6 का क्यूब बनेगा, ये कट गया यानी कि वैल्यू आ गया -6। ये ऐसा सीजीएल मेंस 2017 का प्रश्न था 20 फरवरी का। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, उन द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम आर 15 एंड 13, द लार्जर ऑफ टू नंबर्स है। अब देखो एचसीएफ दिया गया है 29 और दो फैक्टर दिए गए हैं 15 और 13। 15 और 13 अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये फैक्टर दिए गए हैं यानी कि इनका अनुपात यही होगा। अब अगर अनुपात दिया गया है और उनको दोनों नंबर्स जो हैं उनका एचसीएफ दिया जाए और उनका अनुपात दिया जाए, और अनुपात को प्राइम नंबर, अनुपात हमेशा को प्राइम होना चाहिए, कई बार 6:8 दे दिया जाता है इस तरह से, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है कि दो संख्याओं का अगर एचसीएफ दिया गया है, उनका अनुपात दिया गया है, तो बड़ी वाली संख्या अगर निकालनी है तो बड़े वाले अनुपात में एचसीएफ से गुणा कर दीजिए, यानी बड़ी वाली संख्या हो जाएगी 29 गुणे 15, 30 में 15 से गुणा करिए 450, उसमें से 15 घटा दीजिए 435। कहा गया एक लैडर को एक वॉल के अगेंस्ट लीन करवाया जाता है। मेट्रो में आपने देखा होगा लीन करने का मतलब होता है किसी के सहारे खड़ा होना। डोंट लीन अगेंस्ट द मेट्रो गेट, ऐसे कुछ करके लिखा होता है। ये आपका हो गया लीन कर रही है हमारी सीढ़ी। ये कहा गया फूट से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कहा गया फूट जो है वो 3.6 मीटर अवे हो तो आपको लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है। देखो अगर ये 3.6 है तो ये 3.6 रूट 3 हो जाएगा। आपको पता है अगर ये x होता है, ये x रूट 3 होता है, तो लैडर की लंबाई कितनी होती है 2x। यहाँ पे x बराबर 3.6 यानी लैडर की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 3.6 यानी 7.2 मीटर। PQRS कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि किसी वृत्त के परिधि पे लाई करते हैं। देखो PQRS, हालांकि फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर P जो है R का 4 गुना है और S जो है 3 गुना है Q का। देखो अगर ये थीटा है तो ये 3 थीटा है। सिमिलरली कहा गया R अगर 5 है तो ये 4 5, ठीक है, 5 सही से बना देते हैं 5, ठीक है। अब आपसे कहा कि Q और R का एवरेज निकालिए। Q और R का एवरेज निकालने के लिए पहले थीटा और फाई पता होना चाहिए। आपको पता है अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 180, यानी कि 4 थीटा 180, थीटा हो गया 45, और 4 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, यानी कि 5 इज इक्वल टू हो गया 36। अब थीटा प्लस 5/2 यानी Q और R का एवरेज निकालना है तो 45 36 कितना हो गया 81/2, इसका आधा हो जाएगा 40.5 अंश। एवरेज कितना हो गया 40.5 अंश। कहा गया x का 49% y के बराबर है तो y की वैल्यू कितनी होगी। देखो x का 49%, x अगर 100 है तो y कितना हो जाएगा 49। अब y परसेंट ऑफ 50, 50 का 49% कितना हो जाएगा, 50 का 50% 25 होता है, 49% यानी कि
25 से 0.5 कम, यानी कि ये कितना हो जाएगा 24.5। और 24.5 एक्स का कितना परसेंट होगा, एक्स 100 है तो इसका कितना परसेंट होगा 24.5 कहा गया द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 6√2 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 144। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया। देखो बेस जो दिया गया है वो एक ऐसे स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर दिया गया जिसका डायगोनल 6√2 है। अगर डायगोनल 6√2 है तो साइड 6√2/√2 यानी 6 हो जाएगी, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा। अगर भुजा 6 है तो पेरीमीटर 6 × 4 24 हो जाएगी। और कहा गया जो हाइट है वो एक ऐसे स्क्वायर के साइड के बराबर है जिसकी एरिया 144। अगर एरिया 144 तो साइड हो जाएगी √144 जो कि 12 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि 12। अब आपको पता है बेस, आपको पता है हाइट, तो एरिया बराबर होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 24 × 12/2, यानी कि 12 × 12 यानी 144। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर शिफ्ट। कहा गया 4 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, कॉट 4 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा -5। तो थीटा की वैल्यू पूछेगी। कॉट ए बराबर tan बी कब होता है, यानी आप याद रखिएगा कि अगर साइन ए बराबर कॉस बी हो, सेक ए बराबर कॉसेक बी हो और tan ए बराबर कॉट बी हो, तो a + b बराबर क्या होता है 90 अंश। यानी आपको सीधे कर देना 4 थीटा + थीटा -5 यानी 5 थीटा -5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इधर आएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 95, तो थीटा बराबर 95/5 19 डिग्री। तो ये थे 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हों। अगर आपको समझ आ गए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपकी फ़र्ज़ बनती है, क्योंकि मेहनत की रिस्पेक्ट तभी होगी। और चैनल पे जितने लोग नए होना सब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता होगा सब्सक्राइब करते हो तो वही मोटिवेशन होता है। लाइक वाइक कर देना, ठीक है। और प्लेलिस्ट ज़रूर देखें जो मैंने सजेस्ट करी है। इसके बाद आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई डाउट हो उधर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में भी दिख रही होगी, यहाँ भी दिख रही होगी, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे कोई डाउट है आप उधर भेज सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हमने कहा है आपको कि CHSL, CGL मेंस और CPO का मिक्स करके चैप्टर वाइज लेके आएंगे, जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। तो वो देखना ना भूलें। उस सीरीज़ के लिए भी बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जितने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, ताकि जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपके लिए उपयोगी वीडियो आप तक पहुँचे। यही मेरे लिए अच्छी बात होगी, खुशी की बात होगी। तो चलो, लव यू ऑल, पढ़ते रहें, अपने आप को सेफ रखें। वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय।